नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान आज मां प्रेमा फाउंडेशन की ओर से फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अदम्य गुरुकुल मां प्रेमा फाउंडेशन ने जो संकल्प लिया है कि पूरे भारत में गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग के साथ साथ शहीद के परिवार तथा वीरांगनाओं को शिक्षा के माध्यम से जो एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करना है और भारत को एक फिर से विश्व गुरु बनाने की जो संकल्प लिया है अदम्य गुरुकुल मां प्रेमा फाउंडेशन ने, उसी के तहत मैं आज आपके सामने आया हूं। आज इतिहास की कुछ उन पहलुओं की चर्चा करूंगा जिस पहलू की चर्चा से जो आपके साथ प्रारंभ होगा। फिलहाल अभी सिपाही की वैकेंसी है और साथ ही साथ आपको 2213 सब इंस्पेक्टर की भी बहाली है। तो उस दृष्टिकोण से मैं इतिहास से संबंधित कुछ सिलेबस आपको बताऊं, और सिलेबस बताने से पहले कुछ ऐसी चीजें मैं बताने आपको जा रहा हूं जो आपके लिए नितांत आवश्यक है, और वह जान लेना नितांत आवश्यक इसलिए है मेरे बंधु कि मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि यह किसी किताब में वर्णित नहीं है, अपितु यह एक मेरे शोध के पश्चात निकला गया चीज है जो कि मैं मां प्रेमा फाउंडेशन के तहत आपके पास पहुंचा रहा हूं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह बताना चाहूंगा आपको कि यह मां प्रेमा फाउंडेशन और अदम्य गुरुकुल के द्वारा जो प्रयास है वह जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। इसलिए आप मां प्रेमा फाउंडेशन को ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर लोगों के पास शिक्षा की ज्योति को हम लोग जला सके। और ऐसे भी आपको ये बता दें कि मां प्रेमा फाउंडेशन की जो CEO है वो भी, उनका भी नाम ज्योति है। तो वो ज्योति जी के प्रयास से मां प्रेमा फाउंडेशन को जो लेकर चल रहा है वह कलम के क्रांति, कलम के साथ क्रांति, कलम के बल पर क्रांति और शिक्षा की ज्योत को जलाने के उद्देश्य से हम लोग प्रयास लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इतिहास है क्या, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास है क्या। इसको बेटा कलर अलग कीजिए। हिस्ट्री इतिहास है क्या, इतिहास है क्या। तो आप देखिएगा कि इतिहास जो है, इतिहास आपको हिस्ट्री के बारे में एक बात एकदम स्पष्ट रूप से दिमाग में रखिएगा। हिस्ट्री के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती है, बहुत सारे परिभाषाएं भी दी गई हैं, लेकिन एक परिभाषा इसका उत्तम परिभाषा है जिसको आप याद रखेंगे, चाहे कलर से कलेक्टर हो, चाहे सिपाही से SP हो, चाहे किसी भी तरह की परीक्षा हो, कि इतिहास भूत और वर्तमान के बीच संवाद है। हिस्ट्री इज द डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी जो बीत गया और जो चल रहा है दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाला जाए उसे ही इतिहास के नाम से जाना जाता है। आपको मैंने बता दिया ये। अब इतिहास की पोर्शन है, ये तीन पोर्शन है। एक है प्री हिस्ट्री, एक है प्री हिस्ट्री के अंतर्गत आप देखिएगा, प्री हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राक इतिहास। प्री हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं प्राक इतिहास। प्राक इतिहास का मतलब हो गया कि वैसा ऐतिहासिक काल वैसा ऐतिहासिक काल जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, यानी वैसा ऐतिहासिक काल जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो तथा जिस काल के इतिहास को जानने का मूल स्रोत उत्खनन अर्थात खुदाई से प्राप्त सामग्री हो। यह हो गया आपको प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल में आप देखिएगा तो एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले एग्जाम्पल में आता है पैलियोलिथिक एज। आप चिंता ना करेंगे क्योंकि मैं इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों में इसका उच्चारण करोगे चाहे कोई दिक्कत ना हो। पैलियोलिथिक एज का हिंदी होता है पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब हो गया प्राचीन, पाषाण मतलब हो गया पत्थर, अकाल मतलब हो गया समय। ये पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के बारे में आप जान जाइए। तो पूरा पाषाण काल आप जान जाइए कि इस काल के लोग आखेटक थे। आखेटक मतलब होता है शिकारी। आखेटक बोले तो शिकारी
शिकारी, आखेटक थे, शिकारी थे, आखेटक थे, और ये बड़े बड़े पत्थर के माध्यम से, बड़े बड़े पत्थर के माध्यम से शिकार करते थे। तो अब जो आदमी शिकारी है तो स्वाभाविक जगह शिकार एक जगह रहेगा नहीं, उसके लिए लोग घूमेंगे, तो ये लोग घूमते रहते थे और जगह जगह बड़े बड़े पत्थर चलाकर ये लोग अपने शिकार करते थे। ये हमेशा नदी घाटी के आसपास रहते थे, हमेशा नदी घाटी के आसपास रहते थे, हमेशा नदी घाटी के आसपास रहते थे, और ताकि इनको पानी पीने के लिए पानी की कमी ना हो, और साथ ही साथ कंदराओं के बीच में रहते थे ताकि नित्य प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को यह आसानी से झेल सके। इसी कारण है कि आप देखिएगा पूरा पाषाण काल का एक बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है भीमबेटका। यहाँ से गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिलता है, गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिलता है भीमबेटका से। एक बात हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए कि अब मैं कह रहा हूं कि लोग शिकारी थे और बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से शिकार करते थे, तो एक व्यक्ति पत्थर चलाया हिरन को मारने के लिए, और पत्थर हिरन को न लग के दूसरे पत्थर से टकरा गया। जब दूसरे पत्थर टकराएगा तो स्वाभाविक चिंगारी निकलेगी। तो ये आग की जानकारी, नोट प्रयोग, आग की जानकारी सबसे पहले, आपको सबसे पहले पूरा पाषाण काल में हुई। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब कि इतिहास भूत और वर्तमान के बीच संवाद है। हिस्ट्री इज द डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इतिहास के अंतर बीते हुए कल को वर्तमान के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसको इतिहास कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पैलियोलिथिक एज को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल, इस काल के लोग आखेटक थे, शिकारी थे, घुमंतु थे, और बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, औजार के रूप में बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे। भीमबेटका की गुफा चित्रकारी इसी काल की है। और आग की पहली जानकारी, नोट प्रयोग नवपाषाण काल हो जाएगा, मैं बताऊंगा। आग की पहली जानकारी इसी काल के में लोगों को प्राप्त हुई, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा उदाहरण है आप देखिएगा। दूसरा उदाहरण है मध्यपाषाण काल यानी मध्य बीच, पाषाण माने पत्थर, काल मतलब समय, बीच का पत्थर का समय। तो इसमें हुआ करके देखिए एवोल्यूशन का मतलब आप लोग समझते होंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उद्विकास। दो कारण से होता है, म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन दो तरह का होता है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन मानव के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। या दूसरी बात है कि किसी का गर्दन सटा हुआ मिल जाएगा, किसी का सर सटा हुआ मिल जाएगा, किसी का मुंह सटा हुआ मिल जाएगा, किसी का जूता सटा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में ये है क्रोमोसोम म्यूटेशन मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस तरह इनब्रीडिंग में जैसे आप लोग देखते होंगे मुस्लिम फैमिली, ये थारू जनजाति या कुछ अन्य जनजाति है जिसमें आपस में विवाह होता है, इनब्रीडिंग, अंतःप्रजनन मैं आपको बता दूं, इसको अदरवाइज आप न लेंगे। अंतःप्रजनन घातक है, अंतःप्रजनन एलवेज लिथल है। जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, आपको कलर ब्लाइंडनेस हो गया, आपको एनेमिक जो डिजीज हो गया, जो फैलने वाला डिजीज है वो अंतःप्रजनन में ज़्यादा फैलता है, इस बात को याद रखिएगा। उसी तरह इनब्रीडिंग के बाद हाइब्रिडेशन देखते होंगे आप, बड़का पपीता, जैसे लगता है कि पपीता है कि आपको तरबूजा है, तो अगर मान ले भारत का पपीता हो, स्पेन की पपीती हो, तो पपाता पैदा होगा। तो हाइब्रिडेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग ब्रीड में क्रॉस कराने के पश्चात एक नया ब्रीड जन्म लेता है, हाइब्रिडेशन। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, और जेनेटिक ड्रिफ्ट के पश्चात होता है वातावरण। तो जैसे वातावरण तो ठंडे प्रदेश के लोग गोरे होते हैं, कहे कि मेलेनिन कम रहता है, और गर्म प्रदेश के लोग काले होते हैं ताकि क्योंकि वहाँ मेलेनिन का जमाव ज़्यादा होता है। तो ये सारे कारण हैं, उस विकास के महत्वपूर्ण कारण है। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो चलती रहती है, जैसे चलती रहती है, और ये चल रही है लेकिन इसकी दर धीमी होती है। तो यही हुआ कि पूरा पाषाण काल से मध्यपाषाण काल आने में लोगों का आकार घटा। अब जो लोगों का आकार घटा तो जो सजीव चीज का ही ना आकार घटेगा, अब पत्थर का तो आकार घटेगा नहीं। तो ये लोगों का आकार घटा, तो ये पत्थर, अब बड़ा बड़ा पत्थर था और लोग शिकार करते तो पत्थर चला के कैसे मारते। तो इसलिए लोगों ने क्या किया कि दो बड़े पत्थर को आपस में टकराया,
आपस में टकराए तो पत्थर के चिप्स निकले, पत्थर के चिप्स निकले, पत्थर के चिप्स निकले। अब पत्थर के चिप्स निकले और इसको लोग हड्डी में या लकड़ी में खोस के इसको चला के मारते थे। तो अब लोगों में संतुष्टि, लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोगों में संतुष्टि नहीं होता है। लोग सोचता है कि आज के लिए तो हमने पशु को मार लिया, आज पकड़ लिया, कल क्या करेंगे। तो इसी चक्कर में इन लोगों ने पशु को पकड़ना भी शुरू किया और पकड़ने क्रम में गाय भी मिली पकड़ाई, भैंस भी पकड़ाई। तो अब इन लोगों ने देखा कि बैल में और गाय में, भैंसा में और भैंस में या अन्य पशुओं की तुलना में जो दूध देने वाली पशु है उसमें अंतर है। तो इन लोगों ने अंतर देखा कि बिल्कुल छेमी छुआ गारा तो दूध निकला। दूध हालांकि नहीं जानते थे कि दूध है, और उसको चीखा तो टेस्टी लगा। तो उन लोगों ने जो पशु दूध देते थे उसको इन लोगों ने सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। अब ये मैं अपने रिसर्च के आधार पर बता रहा हूँ, इट इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन एनी बुक, बट दुनिया की किसी की औकात नहीं कि इसको काट दे। तो इसको लोग बांधना शुरू किया। जब बांधना शुरू किया तो स्वाभाविक है, जब पशु को बांध के रख रहे हैं आप, गाय को, भैंस को या दूध देने वाले पशु को, तो उसके लिए भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए घास की मैदान, तो घास की मैदान की खोज में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने लगे। और इसी क्रम में आप देखिएगा कि मध्यपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हुई कि मध्यपाषाण काल में पशुपालन उभर कर आया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण कब से, तो आप डायरेक्टली बोलिएगा मध्यपाषाण काल से। पत्थर के छोटे छोटे औजार का प्रयोग कब से, माइक्रोलिथ यानी कहता है बड़े छोटे उपकरण कब से, तो मध्यपाषाण काल से। और मध्यपाषाण काल का दो स्थल है, एक है आदमगढ़ जो है आपको यह मध्य प्रदेश में है, दूसरा है बागौर जो है ये राजस्थान से। तो मेरे बेटा और बेटी आप लोग याद रखिएगा कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान दो ऐसे प्राचीनतम स्थल हैं जहां से पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अब तुम ही बताओ कि मैं कह रहा हूं प्री हिस्ट्री वैसा ऐतिहासिक काल जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा इस काल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत उत्खनन से प्राप्त सामग्री है। मैंने ये तो बोल दिया। तो अब तुम बताओ कि जब उत्खनन से प्राप्त सामग्री वो, तो अब ये बताओ कि मैंने ये भी कहा कि पूरा पाषाण काल में पहली बार आग की जानकारी हुई। तो आग की जानकारी अब कहीं लिखा हुआ है कि फलाना ने पत्थर चलाया, और फलाना ने पहली बार आग की चिंगारी उत्पन्न की, कहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये प्री हिस्ट्री का हो गया। उसी तरह आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, ये कहीं से पशु को पालतू बनाने का साक्ष्य मिला है। तो कहीं से लिखा हुआ है कि ये पशु को पालतू बनाने का साक्ष्य सबसे पहले कौन पशु बनाया, तो स्वाभाविक है ये आपको हो गया मध्यपाषाण काल। उसके बाद तीसरा काल आपको आता है वह है नवपाषाण काल में लोग कृषि करने लगे और कृषि के कारण ही नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन क्रांति कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात, नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ, नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ, नवपाषाण काल में बर्तन का आविष्कार हुआ। और चूंकि ये तीनों आविष्कार नवपाषाण काल में हुए, इस सब आविष्कार नवपाषाण काल में हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आग का विधिवत प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। जब आग का प्रयोग नवपाषाण काल में हो गया और कृषि का विकास हुआ तो लोग एक स्थान पर स्थिर होकर रहने लगे। यही कारण है कि नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन क्रांति कहा जाता है। आप सारण के चिरांद और वैशाली के चेचर, सारण का हो गया, सारण का चिरांद हो गया, और वैशाली का हो गया वैशाली का चेचर। ये दो स्थल से हड्डी का उपकरण मिला है जो नवपाषाण कालीन संस्कृति का एक अद्भुत प्रमाण है। इसे आप याद रखिएगा। तो ये अब मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग, लोग आखेटक थे, शिकारी थे, नदी घाटी के आसपास रहते थे, कंदराव में रहते थे, भीमबेटका की गुफा चित्रकारी पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी है मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता कि मध्यपाषाण काल में के लोग छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग किए जिसे आप माइक्रोलिथ के नाम से संबोधित करते हैं। मध्यपाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाना सीखा गया, यानी पशुपालन का विकास हुआ। यानी मध्यपाषाण काल में आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से पशुओं को पालतू बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और तब आया नवपाषाण काल में आपको कृषि का विकास हुआ। नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ, चाक का आविष्कार हुआ, बर्तन का आविष्कार हुआ और आग का विधिवत प्रयोग हुआ। ये तीनों काल नवपाषाण काल, ये तीनों
पूरा पसंद, मत पसंद, न पसंद, ये तीनों काल जो है आपको प्री हिस्ट्री का सबसे उत्तम उदाहरण है, जिसको आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब देखिए, अब उसके बाद ये तीनों उदाहरण ये प्री हिस्ट्री का। अब देखिए आपको आपके पास आ रहा है, अब है दूसरा है प्रो हिस्ट्री। प्रो हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री का मतलब हो गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्ट्री में ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के अंतर